बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है डीएनए रेप्लिकेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन वो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। ये मैकेनिज्म बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। ये सेल डिवीजन के एस फेज में होता है और ये बेसिस है इनहेरिटेंस का सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इसके बाद पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो ऑटो कैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए है। डीएनए के दो फंक्शंस होते हैं। पहला डीएनए से डीएनए बनाना जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस, ये ऑटो कैटालिटिक फंक्शन है डीएनए का। दूसरा है डीएनए से आरएनए बनाना, जिसको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। ये है हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑटो कैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है डीएनए रेप्लिकेशन की कि ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव कैसे इसको समझते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड से बना होता है और ये दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से जुड़े होते हैं। तो जब रेप्लिकेशन होता है, पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए बनता है, तो रेप्लिकेशन के दौरान जब दो डीएनए बनते हैं तो उसमें एक स्ट्रैंड जो डीएनए का होता है वो पेरेंट डीएनए का होता है और एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है इस डीएनए को टेम्पलेट की तरह यूज करके और इस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है जिससे कि नया स्ट्रैंड बनता है। तो जो हमारा न्यू डॉटर स्ट्रैंड जो दोनों बनेंगे उनमें एक जो होगा वो पेरेंट का स्ट्रैंड होगा और दूसरा जो उसका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होगा वो नया सिंथेसाइज किया हुआ स्ट्रैंड होगा। तो इस तरह से हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो है सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसको प्रूव किया था मेसेल्सन एंड स्टेहल ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इसके अलावा अल्टरनेटिव मेथड्स क्या हो सकते थे, या तो कंजर्वेटिव या फिर डिस्पर्सिव मेथड्स ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डीएनए सिंथेसिस जो है वो 5' से 3' डायरेक्शन में ही होती है और यूजिंग डीएनटीपी प्रिकर्सर्स। नेक्स्ट हम समझेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में ही कि रेप्लिकॉन क्या होता है। रेप्लिकॉन को हम यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं। ये वो यूनिट है डीएनए की जिसमें कि रेप्लिकेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है और प्रोसीड होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और उसके अंदर ही रेप्लिकेशन प्रोसीड होता है। उस यूनिट को कहते हैं रेप्लिकॉन। ये लीनियर भी हो सकती है और ये सर्कुलर भी हो सकती है। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकॉन्स मोस्टली सर्कुलर होते हैं और मोनो रेप्लिकॉनिक होते हैं प्रोकैरियोट्स, मतलब उनमें एक ही रेप्लिकॉन प्रेजेंट होता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीनोम यूजुअली सर्कुलर होता है और एक ओरिजिन से बाई डायरेक्शनली रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, होगा एक ही रेप्लिकॉन का फॉर्मेशन होगा। बल्कि यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये मल्टी रेप्लिकॉनिक होते हैं, इनमें कई रेप्लिकॉन्स होते हैं क्योंकि ये यूकैरियोटिक जीनोम जो है वो काफी लंबा और काफी बड़ा होता है, तो इसमें कई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेजेंट और हर ओरिजिन में के साथ एक नए रेप्लिकॉन
का फॉर्मेशन होता है और वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड करता है। ऐसे ये जो रेप्लिकॉन्स हैं इनका साइज 40 to 100 kb साइज में हो सकता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरतें क्या हैं, इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स डीएनए रेप्लिकेशन की क्या है। सबसे पहले हमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक डीएनए टेम्पलेट बहुत जरूरी है जो कि पेरेंट डीएनए से मिलता है। दूसरा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? ये यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए में और ये मल्टीपल शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। इनमें मल्टीमरिक ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड जो एंजाइम्स हैं उनको क्या करते हैं, असेंबल करते हैं उस पॉइंट पे। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट नहीं होगा तो डीएनए का कहीं से भी सिंथेसिस होगा और कहीं से भी सिंथेसिस होगा तो हो सकता है कि एसेंशियल पार्ट ऑफ डीएनए हमारा रेप्लिकेट ना हो। तो इसकी वजह से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। ई कोलाई में ओरिजिन जो ऑफ रेप्लिकेशन है उसका नाम है ओराइस सी और ईस्ट में इनको कहते हैं ARS, ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। ये सीक्वेंसेस AT रिच होते हैं क्योंकि यहाँ से ही अनवाइंडिंग स्टार्ट होती है। अनवाइंडिंग मतलब डीएनए को जो बाइंडेड डीएनए है उसको खुलना शुरू होता है और ये AT रिच सीक्वेंस है। इसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी जो है AT बॉन्ड को तोड़ने में कम लगती है बजाय कि GC बॉन्ड को तोड़ने में। तो ये AT रिच सीक्वेंसेस होते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है हमारी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो है DNTPs, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड 5' ट्राइफॉस्फेट्स। ये कौन कौन से हो सकते हैं? DATP, DTTP, DGTP और DCTP। इसके बाद मैग्नीशियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ऑप्टिमाइज करते हैं रेप्लिकेशन एंजाइम्स को। डीएनए पॉलीमरेज एक रेप्लिकेशन एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी को ये ऑप्टिमाइज करते हैं। अब हम समझेंगे कि कौन कौन सी एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं। इसमें सबसे पहली एंजाइम है हेलिकेज। हम सब अभी मैंने भी आपको बताया कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल फॉर्म में ऐसे इसके स्ट्रक्चर होता है, ऐसे प्रेजेंट होता है। तो हेलिकेज क्या करता है, इस डबल हेलिक्स को ओपन अप करता है। ओपन अप देखिए कैसे ओपन, यहाँ से इसने ओपन कर दिया और टेम्पलेट्स जो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाते हैं ताकि यहाँ से रेप्लिकेशन हो सके। डीएनए बी जो है वो प्राइमरी रेप्लिकेटिव हेलिकेज है। ये बाइंड करता है लैगिंग स्ट्रैंड से और मूव करता है 5' से 3' डायरेक्शन में। जो हेलिकेज है क्योंकि उसका काम है अनवाइंडिंग, तो अनवाइंडिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि प्रोवाइड करता है ATP। इसके बाद जब अनवाइंडिंग हो जाएगी, यहाँ से खुल जाएगा, तो अगर आप रस्सी को कभी ऐसे मुड़ी हुई रस्सी उसको यहाँ से खोले तो क्या होगा, वो वापस से बाइंड होने की कोशिश करेगी। तो इसको स्टेबलाइज करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SB प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं, दोनों साइड से बाइंड हो जाते हैं, यहाँ से बाइंड हो जाते हैं और यहाँ से बाइंड होने के बाद इसको स्टेबलाइज कर देते हैं ताकि ये वापस से बाइंड ना हो पाए। तीसरी एक एंजाइम है वो है प्राइमेज। प्राइमेज क्या करती है, ये शॉर्ट RNA प्राइमर्स जो कि लेस देन 15 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करती है जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है हमारा टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टोपोआइसोमरेज और टाइप 2 टोपोआइसोमरेज। ठीक है, टाइप 2 का एग्जाम्पल है डीएनए गायरेज। इनका मेन फंक्शन है रिलैक्सेशन, नॉटिंग, अननॉटिंग, कैटिनेशन एंड डीकैटिनेशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या करते हैं। जब कि हमारा डीएनए जो है उसकी अनवाइंडिंग हो रही होती है, जब भी आप दो मुड़ी हुई रस्सियों को आपस में ऐसे खोलोगे तो पीछे की तरफ टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा और ये आपस में उलझने लगेंगे।
तो इस टेंशन को रिलैक्स करने के लिए जो हमारा टोपोआइसोमरेज है यहाँ से डीएनए को कट कर देता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रैंड का आगे टॉर्क है या टेंशन है वो रिलीज हो जाता है और बाद में उसको रिजॉइन कर देता है। तो ये हमारा टोपोआइसोमरेज का फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम्स जो रेप्लिकेशन के इन्वॉल्व हैं वो है डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये सिंथेसाइज करते हैं डीएनए को यूजिंग डीएनए टेम्पलेट। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज। जो बैक्टीरियल जीनोम है उसमें तीन टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। इसमें जो डीएनए 3 है ये बेसिकली लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है और इसको लेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम भी कहते हैं। ये 10 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, डीएनए पॉलीमरेज 1 ये एक सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसका मेन फंक्शन है गैप फिलिंग, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस और प्रूफ रीडिंग। गैप फिलिंग, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस एंड प्रूफ रीडिंग। फिर इसके अलावा एक और एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 2। ये डीएनए के रिपेयर में हेल्प करता है। यूकैरियोट्स में बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। ये 6 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड कप्पा। ठीक है, इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है ये बेसिकली आरएनए प्राइमर की एडिशन में हेल्प करता है और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन ये मेनली रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। डेल्टा जो है वो क्या करता है? लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, प्रूफ रीडिंग में इन्वॉल्व होता है और जो हमारा एप्सिलॉन है ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस में। बाकी जो एंजाइम्स हैं डीएनए पॉलीमरेज की, जैसे गामा है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यूज होता है, बीटा जो है वो बेस एक्साइजन रिपेयर में यूज होता है और कप्पा जो है वो अटैचमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज टू रेप्लिकेशन साइट पे इसके लिए इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वो क्या करता है? कैटेलाइज करता है दो डीएनए के एंड्स की ज्वाइनिंग को। जैसे अगर 5' से 3' एंड पे ये डीएनए 1 है, ये जो हमारा डीएनए 2 है ये 5' एंड है, इसका ये 3' एंड है। तो लाइगेज की प्रेजेंस में ये 3' एंड इस 5' एंड से जुड़ जाएगा और ये सिंगल डीएनए फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग ऑफ एंड्स ऑफ 2 डीएनए चेन्स का काम करता है डीएनए लाइगेज। इसके अलावा जो हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आरएनए प्राइमर, जिसको सिंथेसाइज करता है प्राइमेज। वो मैंने आपको अभी समझाया। अब ये प्राइमर क्या है? प्राइमर, आरएनए प्राइमर शॉर्ट आरएनए का सीक्वेंस है जो कि 11 ±1 न्यूक्लियोटाइड्स का हो सकता है।
जिसमें कि एक फ्री 3' ग्रुप हो। ठीक है, आरएनए प्राइमर क्या है? शॉर्ट आरएनए सीक्वेंसेस हैविंग फ्री 3' ग्रुप। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है हमारा, जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, वो न्यू डीएनए की सिंथेसिस नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है? सिर्फ इलोंगेट कर सकता है डीएनए को और ऐड कर सकता है डीएनटीपीज को 3' ग्रुप पे। लेकिन 3' ग्रुप फ्री प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि प्राइमेज भी जिसको हम कहते हैं, वो इनिशिएट कर सकता है आरएनए चेन की सिंथेसिस को। तो रेप्लिकेशन में शॉर्ट आरएनए सीक्वेंस, जिनको प्राइमर्स कहते हैं, उनको वो दोनों टेम्पलेट से जाके बाइंड हो जाते हैं और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ऑलरेडी पेरेंट डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करके हमारे आगे डीएनए के इलोंगेशन प्रोसेस को करता है। इसको हम मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में और अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है? सबसे पहले इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है? सबसे पहले ओरिजिन पे, ये हमारा पेरेंट डीएनए हेलिक्स है, ओरिजिन साइट पे इनिशिएटर प्रोटीन्स आके बाइंड करते हैं और एक ओपन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? इस ओपन कॉम्प्लेक्स में इनिशिएटर प्रोटीन्स पे जा करके एक हमारा डीएनए लोडर ऐड होगा, जिसको कहते हैं डीएनए सी। ये डीएनए लोडर जो है वो बाइंड करेगा डीएनए हेलिकेज से। हेलिकेज क्या करेगा? डीएनए लोडर पे अटैच होकर के अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्टार्ट कर देगा। जैसे ही हेलिकेज अनवाइंडिंग करेगा डीएनए की, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स अटैच हो जाएंगे दोनों तरफ से, ताकि इसको वापस से रीबाइंडिंग या अनीलिंग स्टार्ट ना हो। उसके बाद हेलिकेज क्या करेगा? डीनेचर करता जाएगा और खोलता जाएगा दो स्ट्रैंड्स को, ताकि टेम्पलेट अवेलेबल हो। उसके बाद खोलने के बाद सबसे पहले क्या अटैच होता है यहाँ पे? आरएनए प्राइमेज, जो आरएनए प्राइमर्स का फॉर्मेशन करता है। जब आरएनए प्राइमेज अटैच होगा तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्राइमोसोम। प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। इसी ड्यूरेशन में कहीं पे टोपो आइसोमरेज क्या करती हैं? जो अनकॉइलिंग हुई है, इसके कारण जो टॉर्क जनरेट हुआ है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे वो एक डीएनए में कट लगा देती है, जिसके कारण जो हमारा सुपर कॉइलिंग है उसको स्टॉप हो जाता है वो। अब जब प्राइमेज एक बार सिंथेसाइज करने लगा आरएनए प्राइमर्स को, तो वो क्या करे? अब क्या होगा? ये आरएनए प्राइमर्स इजीली एक्सटेंड हो सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 की हेल्प से। अब ये प्रोसेस कैसे होता है? देखिए, यहाँ पे हमारे इनिशिएटर प्रोटीन्स बाइंड हो रखे हैं। ये हमारा ये जो टोटल आरएनए प्राइमेज के साथ डीएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकॉन या रेप्लिकेशन बबल। ये हेलिकेज बाइंड हुआ, प्राइमेज बाइंड हुआ, इसने आरएनए प्राइमर्स को जनरेट किया यूजिंग
डीएनए एज ए टेम्पलेट, और ये आरएनए प्राइमर के फ्री 3' ग्रुप से फिर हमारी डीएनए पॉलीमरेज ने सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दिया न्यू डीएनए स्ट्रैंड को। अब ये डीएनए पॉलीमरेज किसी भी डीएनटीपी को अटैच नहीं करता, उसके लिए उसको क्या करना होता है, वो पेरेंट डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करता है फॉर एडिशन ऑफ डीएनटीपीज। ठीक है, अगर जैसे कि अगर पेरेंट डीएनए में ए है टेम्पलेट स्ट्रैंड में, तो हमेशा डीएनटीपी के फॉर्म में टी अटैच होगा। ठीक है, और ये जो हमारी डीएनए पॉलीमरेज है ये अटैच रहती है डीएनए से, पेरेंट डीएनए से, जब तक कि पूरा रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। अब हम जानते हैं इलॉन्गेशन में जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज है वो कैसे फंक्शन करता है। जैसे मानो ये डीएनए है, उसका रिएक्शन बता रही हूँ, ये डीएनए है, इसका जो लास्ट हमारा डीएनएमटी ऐड हुआ है वो एन नंबर पर ऐड हुआ है, फिर एक और डीएनटीपी आया। डीएनटीपी कौन कौन से हो सकते हैं, डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी और डीटीटीपी। उसने क्या किया, दो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया और एक डीएनएमटी और ऐड हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन कैटेलाइज होता है बाय डीएनए पॉलीमरेज 3 और डीएनए पॉलीमरेज ऑफ यूकैरियोट्स। ये जो दो फॉस्फेट ग्रुप निकले इनसे एनर्जी जनरेट होती है जो कि रेप्लिकेशन प्रोसेस में ही यूज होती है। यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज की जो सब यूनिट्स हैं जैसे अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन और कप्पा, ये कैटेलाइज करती हैं फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड ड्यूरिंग इलॉन्गेशन। अब नेक्स्ट है, ये तो हमारा इनिशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फेज आती है इलॉन्गेशन की। इलॉन्गेशन में क्या बनता है, एक ऐसे फॉर्क जैसा शेप बनता है। फॉर्क मतलब जैसे कांटे जैसा शेप बनता है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। जैसे कि यहाँ से डीएनए खुला हुआ है और ऐसे ऐसे बाकी जो है वो डबल हेलिकल फॉर्म में ही है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, इस रेप्लिकेशन फॉर्क में एक ये दो पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं। ये हमारा 5' एंड से आरएनए प्राइमर अटैच हुआ। डीएनए पॉलीमरेज ने ये लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस की। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच होंगे जो अनवाइंडिंग को स्टॉप रिटेन करेंगे और बाइंडिंग को स्टॉप करेंगे। इसके बाद यहाँ तक लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस के बाद डीएनए हेलिकेज और प्राइमेज का जो कॉम्प्लेक्स है वो इस तरफ मूव करता है और यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रैंड है वो छोटे छोटे फॉर्म प्राइमर्स के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। इसको हम यहाँ समझते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो स्टेप बाय स्टेप एडिशन ऑफ डीएनटीपीज का करती है। जो दो नए स्ट्रैंड्स हैं वो अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं। वन इज सिंथेसाइज कंटिन्यूअसली, एक जो है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है जिसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है जिसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। आफ्टर 1000 to 2000 nucleotides of leading strand have been replicated, जब ये 1000 से 2000 तक के बेस पेयर्स अटैच हो जाते हैं लीडिंग स्ट्रैंड में, तब जो है हमारा डीएनए हेलिकेज और प्राइमेज जो है वो शिफ्ट हो जाता है लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस की तरफ। ठीक है, और जो हमारे ये जो छोटे छोटे शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए बनते हैं इनको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इसके बाद ज्वाइनिंग होती है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बाय डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए लाइगेज। तो इस तरह से जो हमारा रेप्लिकेशन हुआ वो सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि यहाँ तक तो कंटिन्यूअस हो गया और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स बनने लगे, तो ये प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कहलाएगा सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन।